अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो जी, कल हमने की थी कश्मीर के रेफरेंडम के जो बारे में बात है। मैंने बोला था कि कश्मीर में रेफरेंडम क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। तो मेरे एक भाई ने रिकमेंड किया कि वीडियो गुलजार भाई ये देखें, और पहले देखते हैं वीडियो में कि इसमें क्या है। लोग सर की वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर हैरान मत होइए। आज मैं वाकई पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि तुम ना होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि तुम्हारी नादानी नहीं होती तो कश्मीर का 70% इलाका हमारा ना होता। क्योंकि तुम्हारी जाहिल सरकार और आर्मी नहीं होती तो कश्मीर भारत का मुकुट न बनता। और तुम ना होते पाकिस्तान तो कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा नहीं बनता। इसलिए थैंक यू पाकिस्तान। दोस्तों, वादे के मुताबिक कश्मीर पर अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। पहला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो वादे के मुताबिक सबूतों के साथ पाकिस्तान का एक बार फिर पर्दाफाश करने वाला हूं, जिसमें पाकिस्तानी ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 1947 में आधा कश्मीर भारत से छीन लिया। पहले आपको पाकिस्तानियों के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं जिसमें वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने भारत से आधा कश्मीर छीन लिया। इन जैसे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास जिसमें बड़े फक्र से पाकिस्तानी आधे कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करते हैं। लेकिन आज उनके फक्र को शर्मिंदगी में बदलने वाला हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं बिना सबूत में कोई बात करता ही नहीं। सबसे पहले कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। साल 1846 में ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच एक डील हुई। अमृतसर में ईस्ट इंडिया कंपनी और तब जम्मू के महाराज थे महाराजा गुलाब सिंह, उनके बीच एक समझौता हुआ। और जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा वंश के संस्थापक थे। इस समझौते के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 7.5 लाख नानक शाही रुपए का भुगतान किया और कश्मीर घाटी के साथ लद्दाख को भी खरीद लिया। लद्दाख में बाल्टिस्तान, करगिल और लेह शामिल थे। इन सबको उन्होंने जम्मू के साथ जोड़ दिया। जम्मू पर पहले से ही उनका शासन चल रहा था। बाद में उन्होंने गिलगित वजारत, जिसमें गिलगित और पामेरी के इलाके थे, उन्होंने सिखों से युद्ध लड़कर जीता। महाराजा हरि सिंह इसी डोगरा वंश के आखिरी शासक थे। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने की इच्छा जताई थी। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया सरकार के समय से जिस तरह की अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर है वही आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पीएम जनक सिंह को इसके इत्तला भी दे दी। लेकिन भारत ने इस अग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और महाराजा हरि सिंह को खबर भिजवाई कि या तो आप या फिर आपका कोई प्रतिनिधि दिल्ली आए जिससे इस पर बात हो सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई भी दिल्ली नहीं आया। पाकिस्तान को भी भारत के मंसूबों की जानकारी मिल रही थी। गवर्नर जनरल जिन्ना ने फौरन कश्मीर जाने का प्लान बनाया। 14 अगस्त के फौरन बाद उन्होंने अपने एडीसी को कहा कि जी मैंने कश्मीर जाना है, तो आप महाराजा से बात करें। तो उन्होंने अपने जो भी चैनल्स थे उनके थ्रू जो है वो महाराजा से बात की। तो महाराजा ने कहा जी कि इस मौके पर जनाब साहब का कश्मीर आना जो है ये बहुत ही खौफनाक बात होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले ही एक अनरेस्ट है, तो जनाब साहब अगर आते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये हमारे मिली भगत से जो है वो कश्मीर में आए हैं ताकि यहाँ पे ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हक में हमवार हो। तो जाहिर है इसके लिए फिर जो इंडियन लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रिएक्शन देगी कि ये गलत हो रहा है। चूंकि आप आ रहे हैं तो फिर हम भी आएंगे, तो फिर ये सारा जो फसाद हो रहा है बर्रे सगीर में, इसका मैदान बन जाएगा कश्मीर। इसलिए दिस इज नॉट एडवाइसेबल। महाराजा हरि सिंह का यह कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत की तरफ से उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। और ऊपर से भारत की जो उस वक्त लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उनके साथ महाराजा हरि सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि 1 साल पहले ही जो उनके दुश्मन थे शेख अब्दुल्ला, उनकी मदद करने के लिए
पंडित नेहरू कश्मीर में आ गए थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रखा था। साल 1946 में मई का महीना था जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके वकील बनकर कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महाराजा द्वारा रोक दिया गया और 22 जून 1946 को उन्हें गिरफ्तार कर मुजफ्फराबाद के करीब डोमेल के डाक बंगले में रख दिया गया था। अब महाराजा जो है वो अपने मामले में बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। ये आप जानते हैं कि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था कि जी आप बगैर इजाजत के जो है वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायदे आजम को जब उसने कहा कि आप नहीं आ सकते तो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। और वो ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव वाले कहते हैं कि उस वक्त मिस्टर जिन्ना को ये एहसास हुआ कि ये महाराजा हरि सिंह जो है ही विल नेवर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो उसने पर लियाकत अली को बुला के कहा कि इसको हैंडल करें, क्योंकि कश्मीर आपके हाथ से निकल रहा है तो इसको आप हैंडल करें। इसके बाद लियाकत अली खान ने क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला करवा दिया। फिर भारत ने फौज भेजी। कबायलियों के साथ मौजूद पाकिस्तानी सेना को भी उन्होंने काफी हद तक पीछे खदेड़ दिया। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू विवाद को संयुक्त राष्ट्र ले गए, सीज फायर हो गया और जो जहां था वहीं रुक गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। The line of control has divided Kashmir into the portion that is controlled by India, which is most of the valley, and the portion to its west, which is about 1/3 or slightly less than that of the entire old state of Jammu and Kashmir, and that is called Azad Kashmir by the government of Pakistan. तो पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, सुन लिया ना आपने? तो अपना ज्ञान जरा दुरुस्त कर लीजिए, आपके पास आधा कश्मीर नहीं है। हाँ, यह अच्छा हुआ कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो भारतीय फौज वहां नहीं जाती, भारतीय फौज वहां नहीं जाती तो कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं आता। तो अब यही नैरेटिव जो है वो 70 साल से चल रहा है। इंडिया ये कह रहा है भाई ये वाकयात इस तरह हुए, हम तो कश्मीर में कोई अनइनवाइटेड नहीं गए, हमें तो इनवाइट किया गया, एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ कोई इलेजिटिमेट मौजूदगी नहीं है, क्योंकि आपने हमें दावत दी तो हम आए। पाकिस्तान ये कहता है कि जी ये जो कबायली हैं ये तो हमने नहीं भेजे जी, इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो खुद चले गए। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं कि भाई यूएन के मुताबिक कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है, भारत का कोई हक नहीं है। यूएन में भारत की कश्मीर मुद्दे को लेकर हार हो चुकी है। लेकिन मैं सच बताऊं, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। आपको सबूतों के साथ मैं असलियत बताता हूं। आपको अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टीन फेयर के साथ एक पाकिस्तानी का वाकया दिखाता हूं। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मूल के एक स्कॉलर एहतशाम ने उनसे यूएन को लेकर कश्मीर पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में क्रिस्टीन ने जो कुछ कहा उसे हर पाकिस्तानी को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। My name is Ehtisham and I'm a Fulbright scholar here in the United States. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third
having both of those two steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूएन में कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारतवंशियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई पाकिस्तानी कश्मीर और यूएन को लेकर चिल्लाने लगे, आपसे बहस करने लगे, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और असलियत दिखाइए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। शायद पाकिस्तानियों को यह नहीं मालूम कि कश्मीर का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में है ही नहीं। जितनी भी बातें कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर कितना भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला लीजिए, लेकिन वहां से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर साइन कर दिया है जिसने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी ताकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया है। यानी किसी भी तीसरी ताकत की दखल हो ही नहीं सकती। कैसे, ये भी आपको सबूतों के साथ बताता हूं। 1971 की जंग याद है आपको? भूलेंगे भी कैसे? आपका मुल्क 2 टुकड़ों में जो बांट दिया था हमने। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हमारी फौज के आगे सरेंडर किया था, जिन्हें हमने कैद करके रखा था, जब उन्हें छोड़ा तो एवज में पाकिस्तान से हमने क्या लिया? इसका जवाब यह है कि एवज में हमने पाकिस्तान से कश्मीर ले लिया। कैसे, आपको समझाता हूं। 71 की जंग के बाद साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। और पता है इस समझौते में क्या शर्त थी, जिसे मानने के बाद ही 93,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद से छोड़ा गया था? वो शर्त थी कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी भी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं होगी। दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत कर इसे सुलझाएंगे। यानी भारत ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र से निकालकर भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल पर रख दिया। अब जिन लोगों को शक हो वो शिमला समझौता जाकर पढ़ सकते हैं। कश्मीर का खेल खत्म हो गया। अच्छा, कैसे? आप जो मर्जी चीखते रहें। आपने शिमला मुआहदा किया, शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि अब कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के तनाज़ात सिर्फ बातचीत के जरिए से ही हल हो सकते हैं। आप लाख वहां पे गठजोड़ करते रहें, इधर से एक छोटी सी गोरिल्ला फुलझड़ी छोड़ दें, चाहे हिंदुस्तान वाले कर दें, तो उनको तो शौक नहीं है करने का, आप कर दें। आप उनको और मुसीबतों में कश्मीरी अवाम को फंसा रहे हैं अपनी लश्कर भेज भेज के। शिमला मुआहदा इसलिए किया गया था, 1 जी, आप इतनी बुरी तरह से अपनी फौज की शिकस्त के बाद पसपाई का शिकार थे जी, कि आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के पास जाएं और उनसे कहें भाई अब हम बांग्लादेश में माफ करो, बांग्लादेश में हटाने के बाद। हाँ, और 90,000 फौजी फंसे हुए थे। लोग भूल जाते हैं शिमला मुआहदा 1 था आपस में ताल्लुकात ठीक करने का, जो बुनियादी तौर पे प्राइमरी मोटिव था शिमला मुआहदा नंबर 2 का, जिसके जरिए से आपके जंगी कैदी वापस आए थे। ये बार बार कैसे भूल जाते हैं। उसके बाद उस मुआहदे को रेटिफाई किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट। उसमें लिखा अब हम मिलकर बात करेंगे, और जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। यही है ना हकीकत। अब उसके बाद जब से लेके आज तक कोई पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कहती कि जी शिमला मुआहदे से हमें निकलना है। दुरुस्त, ठीक है, आपने सीधी बात है। लेकिन शिमला मुआहदा जब तक मौजूद है, बिल्कुल ठीक, कश्मीर वश्मीर का मसला अब हल नहीं होता है। उसी के तहत अगर हल हो सकता है तो हो सकता है, अब होगा नहीं। तो समझ गए ना, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि कश्मीर पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। और यह दावा इतना ज्यादा मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप में जंग लड़ने की कुव्वत नहीं है, और ये आप जान चुके हैं हमसे 4 जंग लड़ने के बाद। और अब जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत का रास्ता है, और वो भी भारत की शर्तों के मुताबिक। लेते लेते देना पड़ जा रहा है, तो फिर क्या आप इसका क्या कंक्लूजन किया है फिर कि वो काम करें जहां कुछ मिल भी जाए। आपने 60 इयर्स, यही तो मैं कह रहा हूं उस वक्त से, कि आपने एक पॉलिसी इख्तियार करके ट्राई करके देख ली, नहीं कामयाब हो रही, और दिन ब दिन आपका और हिंदुस्तान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया ग्लोबली हिंदुस्तान की तरफ जा रही है, आप आइसोलेटेड होते जा रहे हैं।
तो किस 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 बेसिस के ऊपर आप कुछ लेने जाएंगे हिंदुस्तान से? तो ये आपको भी अपनी जो योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप सही कह रहे हैं, ये ना हो कि लेते लेते और देना पड़ जाए। आधा मुल्क तो चला गया ऑलरेडी। कश्मीर हम बनना नहीं चाहता पाकिस्तान का हिस्सा। कंपेल आप नहीं कर सकते, बातचीत के साथ ही आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको कश्मीर के ऊपर जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं इसको भूलना पड़ेगा। उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, ना दुनिया आपके साथ है, ना आपके पास ताकत है उसको करवाने की। और तीसरी बात ये कि कश्मीरी नहीं चाहते कि वो आपका हिस्सा बने। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक वक्त था जब वो चाहते थे, मगर बहुत कुछ हो चुका है, अब वो नहीं चाहते। इसलिए इस वजह से वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग और वहां आके सेटलमेंट करें जहां कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल है। ठंडे अंदाज में ये देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। इट सेज कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला लें आप तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। सवाल ये है, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। देखिए, जंग होना तो किसी के भी वो पसंद में नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। अगली जंग में भी ये हो सकता है। उन्होंने दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, साइकी समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सच्चाई यही है। कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, और रही बात उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो भी धीरे धीरे आना भारत की तरफ शुरू हो चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफुर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। आप हमसे जंग करके कश्मीर जीतने का ख्वाब देखते रहे, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने ठीक इसका उल्टा किया। हमने आपकी ताकत का जवाब अपनी ताकत से भी दिया, और उसके बाद दिमाग से, यानी कि कूटनीति के जरिए ऐसा प्लानिंग की, हमने ऐसी प्लानिंग की जिसमें अब आप घिर चुके हो और कश्मीर मुद्दा आपके हाथों से निकल चुका है। हमने क्या क्या कॉजेज, आई थिंक कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी, वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को, डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो, किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं, हालांकि हम हैं सच्चे। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री, द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री डिस्ट्रॉयड द नेम, वी लॉस्ट इट, पीपल थॉट दैट वी आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग। सर रूलिंग एक आदमी, रूलिंग एलीट कौन है? रूलिंग एलीट तो जो होते हैं अभी जब से होश संभाली है जनरल ज़िया, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब, सबका रोल है, अब जनरल मुशर्रफ, सबका रोल है, और अब इमरान खान आपके सबका रोल है, सबका रोल है। हमने अपना अपना सारों ने रोल डाला उसमें। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी। मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, ठीक। तो भाई मेरे, मान लीजिए कश्मीर आपके पास नहीं है, और जो हिस्सा आपके पास है वो भी टूटने वाला है।
अनुच्छेद 370 हटाकर हमने इसकी शुरुआत कर दी है और आप लाख चिल्लाते रहें, लाख बोलते रहें, कहीं भी बोलते रहें, लेकिन वही हुआ और वही होगा जो भारत चाहता है। वह यह है कि दुनिया ने पाकिस्तान को इस एक साल में 2-3 चीज़ों का एहसास दिलाया है बड़ी खामोशी से। पहली बात यह कि माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को कोई अहमियत नहीं दी जाती। कोई आवाज़ नहीं होती उसकी। आप जो कुछ भी कहते रहे, आपकी बात को इग्नोर किया गया। माशी तब्दीली क्यों हुई? इसलिए हुई कि इन 10-15 सालों में इंडिया एक बड़ी माशी क़ुव्वत बन के सामने आया, जिसकी वजह से दूसरों को छोड़ दें जो आपके करीबी मुसलमान हलीफ हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, हालांकि वो एक दूसरे के सब दुश्मन हैं, एक दूसरे के सब दुश्मन हैं, उसके बावजूद उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बड़े पैमाने पे इंडिया के साथ हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इनकी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि इस वक्त हर मुल्क जो है उसको नज़र आता है कि इंडिया से ताल्लुकात रखने में माशी तौर पर उसका फ़ायदा है। मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है और अब इसका फ्यूचर क्या है और उसका सलूशन क्या है? इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज है। नंबर 1, 1962 से लेके कारगिल तक देयर वर लॉट ऑफ चांसेस कि पाकिस्तान ये कश्मीर का दुनिया मिलके कश्मीर का मसला हल कर देती। सबसे आखिरी जो झटका पहुंचा है वो कारगिल से पहुंचा है कश्मीर को, और वो हीरो आपका यहीं कहीं फिर रहा है मेरा ख्याल है बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर वाज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बट इट इज़ नाउ अ नट विच विल नेवर क्रैक। इंडिया ने उस पर पूरा तसल्लुत जमा लिया। और आपने क्या किया? आपने हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक आपने इस्लाम और उसको लेके बीच में घुसे हैं। आप इंसानी हकूक़ की आपने बात नहीं की। सबसे बड़ा इन माय ओपिनियन कारगिल ने कश्मीर का असर किया, ठीक है, और 62 में अयूब खान ने किया। अच्छा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपने क्या किया? हर जगह गए आप, हर जगह जाकर कश्मीर का राग अलापा, और इसके बाद आपने फ्रस्ट्रेट होकर एक नक्शा जारी किया। उस नक्शे में आपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। अच्छा चलिए, आपको शायद बाद में बात समझ में आएगी, ये भारत की कूटनीति का ही असर था कि आप ऐसा करने पर मजबूर हुए और इसमें आप फंस गए, क्योंकि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। मतलब जो नक्शा आपने नया बनाया ना, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, इसका फ़ायदा भारत को मिल रहा है। आपने अपना नक्शा जारी कर दिया, इंडिया ने अपना जारी कर दिया। अब हुआ क्या? उस नक्शे की सूरत में ये हो गया कि अब वो पहले दुनिया जहां आप नक्शा बनाती थी वो दिखाती थी कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे। अब वो डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाएंगे। जो प्रो इंडियन ममालिक हैं वो सारे के सारे उसको इंडिया का हिस्सा दिखाएंगे। हमारे जो 2-4 हलीफ हैं, टर्की है, मलेशिया है, चाइना है, वो अपने नक्शों में दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड हैसियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, सिलसिला डाइल्यूट हो जाएगा। इमरान खान ने जो नया सियासी ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया है, जिसमें कश्मीर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर कि कश्मीर इस तरह से आज़ाद हो जाएगा? हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं लग रहा। ये सिर्फ खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना, वैसे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो शायद ऐसे ही सही। मैंने भी जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिख के जेब में डाल दिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं। अब देखें मेरी होती हैं कि नहीं होती, हू नोस। कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें, तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर। हम अमलन क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? हम फॉर टाइमिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे फाइट कर सकते हैं, इससे हट के कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपने जज्बात की रहनुमाई कर सकते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शे में हमारा है हिस्सा, हम तो इसे कभी मुनकर रहे ही नहीं है। बिल्कुल है। अब जब हुकूमत यून में पेश करेगी तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हो सकता है? बाद में क्या होगा? ये इतनी नाउमीदी क्यों है?
अच्छा हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है, तो उनके लिए क्या करेगी। और ये गवर्नमेंट जो अपनी आवाम का नहीं देख सकती, वो कश्मीर का क्या देखे। वो कश्मीर शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना, पहले से ही लादा हो चुका है, वो तो हर कोई जानता है। तो छीन लिया गया ना, छीन आप कहेंगे कायदे आजम के दौर से देखेंगे तो वो उस वक्त भी छीना हुआ था, इस वक्त से नहीं है, उस वक्त से भी छीना हुआ था। अब वो कश्मीर का जो मसला है आपको हल होता दिखाई दे रहा है? क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जरा चेहरा कैमरे की तरफ कर ले। क्यों नहीं हो सकता? तभी होगा, नियत ही नहीं करने की। नियत तो है, 73 सालों से कोशिश तो है जारी। क्या रिजल्ट निकला? कोशिश तो हो रही है, प्रैक्टिकल कुछ हुआ आज तक? मुतमईन है कि मसला कश्मीर पर जिस तरीके से बात की जा रही थी, अमल दरामद भी वैसे हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नक्शे में शामिल कर लिया, इससे ज्यादा क्या करेंगे? नक्शे में शामिल करने से क्या होता है? मैं जो नक्शा बना के दे देता हूँ आपको, आप कश्मीर की जगह अमेरिका भी बीच में शामिल कर लें पाकिस्तान में। तो भाई पाकिस्तान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान की आर्मी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई अपनी पब्लिक की बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। और तो और भाई जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की आप बात करते थे, वो ब्रदरहुड ही आपके साथ नहीं है। और इस वक्त भारत की पोजीशन इतनी मजबूत है कि आप उसे हिलाना तो छोड़िए, छू भी नहीं सकते हैं। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, जो तंजीम आपने लाहौर में बनाई थी, जो मुसलमानों की तंजीम है, जिसको आपका लीडर, आपको जिसका लीडर समझा जाता था, वो तंजीम कश्मीर पे गुफ्तगू करने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान उनकी मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन वो मिन्नतें तरले वो नहीं मान रहे हैं, वो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। तो एक बात साबित हुई कि जब तक आप माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, जब तक आप किसी ताकतवर ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे, कहीं दुनिया की आपको सपोर्ट नहीं होगी, आपकी जो बातें हैं वो महज बातें होंगी, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सलामती कौंसिल के 4 ममालिक हैं जो इस वक्त वो इंडिया के साथ हैं। दुनिया के सारे ममालिक, जैसे अनवर ने कहा, इंडिया के साथ हैं। हमारे साथ तो OIC भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा जो बहुत बड़ा बेहतरीन दोस्त सऊदी अरबिया है वो भी नहीं है। हम तो खुद अपने साथ नहीं हैं। लोग यहाँ तक मुझे कहते हैं, यो कराची नूं तो संभाल लो, बलूचिस्तान नूं तो संभाल लो, कश्मीर की बात बाद में करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब नहीं हो सकता। ये इसका इलाज यही है कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। भाई मेरी तो राय है कि इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान चुपचाप बिना किसी ड्रामे के जम्मू कश्मीर के बाकी सारे हिस्से जिस पर उसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, भारत को सौंप दे। आप शायद मेरी बातों पर हंसेंगे, लेकिन यकीन मानिए पिछले 73 साल में जिस तरह हमने कश्मीर को लेकर आपको हर तरफ से पटखनी दी है, उसमें आने वाले कुछ सालों में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये होकर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये जो सबूत के तौर पर भेजा गया है आलोक सर की ये वीडियो है, तो मैं रुखसार भाई इस पर ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये क्या है। ये तो भाई मुझे तो नज़र में इसमें नहीं आया कि मैंने तो एक सवाल उठाया था कि आपने जो जम्मू कश्मीर की आवाम है ना, उसका रेफरेंडम नहीं हुआ। भाई क्लियर वो बोल तो रहे हैं, ये तो सारे सवालों के जवाब आ तो गए हैं। वो क्लियर बोल नहीं रहे लोग सर कि ये पाकिस्तानी की बेवकूफ़ी की वजह से हमारे वो तो हर वीडियो में कहते हैं ना भाई रेफरेंडम के जरिए नहीं आया। वो बोल तो रहे, खुद ही तो मान रहे हैं, और वो ना ही रेफरेंडम करवाएंगे। कभी भी नहीं होगा रेफरेंडम। और पाकिस्तानी को किसने कहा था कि अटैक करें? भाई हमारी जो गलती है ना, उसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर वो आपका हिस्सा हुआ है। तो वो तो हम हर वीडियो में कहते हैं। हम ये इंसाफ की बात करते हैं ना लोग सर के, हमने उधर इंसाफ कर रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट भाई इतनी डेवलपमेंट कर दी है जम्मू कश्मीर की, और हर तरह खुशहाली है। मैं ये बात करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, डेवलपमेंट कर रहे हो, उधर रेफरेंडम ही उसकी आवाम का हक है। हम उस पर सवाल उठाया था। आपने ये तो तफसील हमने हर वीडियो में देखी, हर जगह देखी, ये तो हमें पता था। हमने ये सवाल उठाया था कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसको रेफरेंडम चाहिए। अच्छा, मैंने जब इससे पहले भी इस टॉपिक पर एक बात की थी, तो मैंने इन्हीं के चैनल के हवाले दिए थे कि आप अपने चैनल की जाकर बात सुने। मैं अपने पाकिस्तान चैनल की बात
अगर करूंगा तो आप नहीं मानेंगे। मैंने सबसे बड़ा जो इनका इंडियन चैनल है स्टडी IQS, जो IAS और इनके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए स्टूडेंट्स को तालीम देते हैं, वो सबसे बड़ा उनका प्लेटफॉर्म है। उधर उनकी वीडियोस उठाएं, वो खुद मानते हैं कि भाई हमारे साथ स्टैंड स्टिल मुआहदा हुआ था। इसका मतलब ये है कि भाई वो अभी तक हरी सिंह किसी को भी नहीं देना चाहते कश्मीर। वो चाहते हैं कि मैं जो अभी तक पाकिस्तान की आई ना अफवाज, इनके बारे में मुझे कोई दफ़ा मिल जाए और इस दफ़ा के मिलने के बाद मैं अपना जो सल्तनत है ये मेरी हमेशा बरकरार है, जो पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया है, जो पाकिस्तानी अटैक किया, इससे मैं महफूज हो जाऊँ। महफूज होने के बाद इंडिया उसकी मजबूरी थी, वो ज़रूरी नहीं था, उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो उससे ज़्यादा करीब था और वो एक सिख था जिसका ज़्यादातर मतलब सिख भाई थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने इसलिए उसको इंडिया को मदऊ किया क्योंकि इंडिया में सिख थे और वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। और इंडिया सिखों और उस वक्त जो थे हिंदुओं का बहुत ज्यादा गठजोड़ था मुसलमानों के खिलाफ। मैं सारी हिस्ट्री का मुझे पता है, उनको भी पता है, उनको भी पता है सारा, इनको भी पता है कि ये हम रेफरेंडम करवाएंगे तो हार जाएंगे। तो रेफरेंडम, मेन रेफरेंडम ये आज जो मैंने कल भी बताया था, जो इंग्लैंड आयरलैंड का हिस्सा था एक छोटा सा, उसकी आवाम ये नहीं चाहती कि हम आयरलैंड के साथ रहें यूरोपीय यूनियन में। अच्छा, के साथ उन्होंने उधर रेफरेंडम कराया। हो गया भाई गुजार। एक नीचे मुझे कमेंट, जब हमने रेफरेंडम की बात की थी नीचे कमेंट आया हुआ था ये 3 पॉइंट्स है इसकी वजह से रेफरेंडम नहीं हो रहा। एक भाई ने कहा कि भाई यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो रेफरेंडम होना चाहिए था ना कि वो पाकिस्तान अपनी फौज पूरी मुकम्मल कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया था, पूरे कश्मीर से अपनी फौज पीछे ले जाए, और जो इंडिया वो फौज अपनी, ये यूएनओ के चार्टर की वो बात कर रहा था कि यूएनओ ये कहा था कि इंडिया उधर अभी रहे क्योंकि उसको डिफेंस की जरूरत है कश्मीर को, पाकिस्तान फौज निकाल ले। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ठीक है पाकिस्तान फौज निकाले या निकाले, आज इसका हल ये है। चले आज पर आ जाते हैं, वो पिछली बातें छोड़ो। पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है और इंडिया के पास जो हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर व जम्मू इंडिया के पास है। अब यूएनओ को चाहिए कि दोनों पाकिस्तान के इलाके में भी रेफरेंडम करवाए और इंडिया के इलाके में भी रेफरेंडम कराए, तो लग पता जाएगा जिधर चाहे। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं करवाते? वो स्टैंड स्टिल मुआहदा क्यों खत्म किया? मैं यही बात करता हूँ, जो यूएन है अमेरिका है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो, कश्मीर में अमन हो, ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहे, जम्मू कश्मीर पर सियासत होती रहे, वो कभी भी नहीं चाहेगी। बताया था वीडियो के अंदर, ये जो यूरोप वाले या अमेरिका वाले हैं ना, या यूएसए वाले, ये शुरू से लेके चाहते हैं कि एशिया के अंदर एक खित्ते में कोई अमन ना पैदा हो जाए। बस ये उनकी लगाई हुई एक आग है, कभी सुन्नी शिया तो कभी कर दिया जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर, कभी इंडिया और चाइना कर दिया, कभी इराक, ईरान और सऊदी अरब कर दिया। ये सारा कुछ वो करवा रहे कि एशिया के खित्ते में आग ही लगी है। तो मैं ये बात यूक्रेन रशिया को लड़वा के रख दिया है, यूरोप देख लो पीछे बाट के बैठा हुआ है, कोई कर रहा है मदद, शैतान की तरह अपना यूरोप काम निकाल रहा है। अब जो रशिया ने उनके मतलब पीठ के ऊपर डंडा लगाया ना, वो किस नजर से लगाया पता है आपको? गैस की नजर से। अब वो रो रहे हैं, उनको मिर्चें जो पीछे से वो ऐसे कार्य मिर्ची। तो मैं अब वो यूरोप को पता चल गया कि एशिया में कितनी ताकत है। तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये कभी भी नहीं इनके लीडरशिप ने सोचा कि हमारी जो अवाम है, दोनों तरफ से हमारे फौजी जो है जो शहीद हो रहे हैं, वो ये एक सियासत की नजर है। इसमें इतना बड़ा मसला नहीं, मेरी तो बात नहीं यकूब भाई, इतना बड़ा मसला नहीं है कि ये अना का मसला है सिर्फ, कि उसको एक आजाद हैसियत देनी चाहिए, दोनों मुल्क आ जाए भाई, हमारे हम पाकिस्तानी उधर जाए। तीनों चाइना के पास भी तो कश्मीर है, हम ये बात क्यों नहीं करते? हम ये नहीं सोच सकते कि हम ये तीनों मुल्क इकट्ठा इसको हर मुल्क में जाए, वो इंडिया में आजाद कश्मीर में आए, हम भी जम्मू कश्मीर में जाए, हम भी इंडिया में जाके फिर तुम्हें जाओ जाके दिखाओ। भाई ये बात करने के लिए है, वो सोचने के लिए। मैं ये हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा। ये उधर बैठ के बातें कर सकते हैं उनके व्लॉगर भाई या यूट्यूबर भाई या एंकर भाई, इतना बड़ा दिल हिंदुस्तान ने कभी भी नहीं किया। हमारी तरफ से देख ले, अभी भी हम पाकिस्तान के अंदर जो जाते हैं, जो सवारियां जो कुछ भी है, उनकी इबादत गांव में इंडिया से अभी भी हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, हमारे पाकिस्तानियों की क्यों नहीं जाने देते? भाई हमसे यकूब भाई वो सीधी बात करेंगे तो हमने भी गलती की है, पाकिस्तानी भी टेररिस्ट भेजे, वो माननी पड़ेगी, वो भी बात ठीक है। अच्छा मेरी तो बात सुने, वो क्या इंडिया में से पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं आते?
क्या उन्होंने भाई पाकिस्तान हमने में ज्यादा कुछ नहीं किया? ये बात मानने वाली होगी, ज्यादा जो हमले किए इस हैं सिलसिले में पाकिस्तान हमने ने ज्यादा किए, ये माननी पड़ेगी आपको। मान लेते जो हैं। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात करनी पड़ेगी। क्या क्या बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। क्या हमारे चलो पहल हमने कर दी, क्या इंडिया की तरफ से नहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर भाई में जब भी या बलोचिस्तान में नहीं करवाया गया, या अभी एजेंडा नहीं है इंडिया का इधर जम्मू का है भाई यकूब, अगर आप बात करें तो आपको एजेंडे सबूत की भी बात देने पड़ेंगे। करेंगी, सबूत होगा तो फिर आप बात कर सकते हैं। मेरा ऐसे भाई खुली 100 बातें बार नहीं कर तुमको सकते। बताया हूँ, कोई बंदा मानने को उनका भाई जीडी ताज बख्शी हमला खुद हमने कुर्बान किया, जमाना है। भाई मेरी सुनो, मुंबई में हमला जो किया है अजमल कसाब वाला, वो पाकिस्तानी साबित हुआ है कि नहीं हुआ? कोई एक वाकया बता दो, मेरी तो बात सुने यार, मेरी बात सुन, तू अजमल के भाई। साथ आपके वजीरे, आपके मेरी तो बात सुने, आपके जो है सियासतदान है, उसको क्या नाम है, हमारी जो शहरी रहमान की, उसका नाम मुझे पता नहीं, उसने बोला है कि वो पाकिस्तानी है। ओ यार, क्या ये तू हकीकत मान लेता है? ये सियासतदान बोल देते हैं, वो हदीस हो जाती भाई है। तू बोले तो वो सच है भाई, मेरा भाई बोल देते हैं भाई वो तू बोले तो सच है भाई। जो मैं कब बड़े कह रहा हमारे हूँ सियासतदान हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी बात ऑथेंटिक ही होगी भाई, कुरान की हदीस होगी। और यार मैं भी मेरी इसे बात सुन के वो छोड़े, हदीस को वो पढ़ के आप हम भी कहीं बात किसी और करते हैं। बहस में चले गए। बात इतनी सी है, जो इंडियंस ना इतने बेवकूफ नहीं है कि वो कश्मीर आपको प्लेट में रख कर दे। तो भाई पाकिस्तानी भी इतने हम पागल क्या नहीं कहते हैं कि कि वो प्लेट में रख के दें? हम तो कहते हैं कि दोनों बोले कि इनको अगर खुशहाल ये करें। बात है ना, मैंने मुख से इतनी बात की है, पिछली सारी बातें छोड़े। पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है पाकिस्तान का होने दे, 1 मिनट कंप्लीट। इंडिया के पास जो हिस्सा है इंडिया, और तीसरे अफ्रीक आए। सबसे बड़ी पाकिस्तान गलती ये की, ये जो साइन किए गए थे कि हम बाइलैटरल करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान अगर मानेंगे तो उसका हल होगा। सबसे बड़ी गलती तो ये भी हो गई कि पाकिस्तान ने साइन कर दिया कि ये इशू बाइलैटरल इशू है। बाइलैटरल का मतलब ये दोनों अफ्रीक से मिलकर हल निकालेंगे, बाकी तीसरी तो कोई आप मान कौन नहीं बात रहे? सुन ले, तीसरी कोई ताकत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। यह भी पाकिस्तान की गलती है। सारे डफर लोग तो पाकिस्तान में मौजूद है, पहले हमला कर दिया, पता नहीं क्या आग लगी हुई थी उनके पिछवाड़े में, जाकर हमला पहले कर दिया। रेफरेंडम तो हो लेने देते, अगर स्टैंड स्टिल मुआ जाता है उसको किसी साइड पे लग लेने देते। पता नहीं इनको कौन सी चीजें इनके पीछे लगी हुई थी और उनको जाकर क्या चले भाई इन्होंने यही बोला था कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुसलमान है, हम जाके हमला करेंगे और हमारे हमारे support करेंगे। वेलकम करेंगे और तो ये होगा तो वो जो उन्होंने उसका अब मुतबादल ये किया, हल है, वो देखिए। अगर हल होना चाहिए जो मेरे नजदीक है, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले दोनों मालिक मिलकर इस पूरे खित्ता का नहीं होगा, रेफरेंडम नहीं पाकिस्तान अपनी फौजें पीछे ले जाए, दोनों नहीं करेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर उनको है ना किसी के दम है इतना किसी में, हाँ वाकई में, और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। पता है इंडिया को गिलगित बल्तिस्तान से ईरान और रशिया और दूसरे जो सेंट्रल ये एशिया बात असल उधर से मुझे गैस पाइपलाइन आने की, इंडिया बेवकूफ है। असल बात ये है मेरा भाई, यो गिलगित क्यों लेना चाह रहा है? मेरी तो बात ये सोचो। मैं इंडिया वालों को भी ये सवाल उठाना चाहता और तू जो मर्जी मेरी तो करता बात है। सुने, फिर आप बोल लें। जो कल वो अपने साथी ने कुछ भी सबूत दे दिया राजनाथ सिंह आपको। ने उन्होंने बोला था कि हम ये जम्मू आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ये हिस्सा लेंगे, बेटे साहब की बात है। और मेरी तो बात सुने, उधर से हम अपनी पाइपलाइन बिछाएंगे जो हाँ अलग है, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये हम ऑथेंटिक बात है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये अमन के साथ हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के, मेरी तो बात, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। आज से 2 साल पहले अमित शाह ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हम इस तरह चुटकी बजाकर ले लेंगे पाकिस्तान से आजादी। ये नहीं भी हो सकता। मैंने उस वक्त बोला था आप में हिम्मत है, दम है तो लेके दिखा। पाकिस्तान के हो गए, मेरी तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, है दम तो मैंने बोला था ले लो आजाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान ले लो। नहीं कोई बंदा ले गया, आप ये इतनी ऐसा- बड़ी ताकत होते हुए नहीं ले सके। आपका पाकिस्तान बातें बड़ी करते मेरी तो रहते बात- हैं, बैठ के। पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। बात इतनी सी है कि इंडिया आपको कश्मीर देगा क्यों? वो रेफरेंडम तो हम देंगे, भाई हम ले कहाँ रहे हैं? हम कहाँ ले रहे हैं? मेरी सुन तो लो, मेरी बात कंप्लीट होने दे। उनको पता है गिलगित बल्तिस्तान का कितना बड़ा फायदा है, उनको पता है कश्मीर का कितना बड़ा फायदा, और उनको पता है वो स्टैंड स्टिल मॉडल किस तरह खत्म किया, उनको पता है 370 किस तरह हटाया, उनको पता है अगर रेफरेंडम कराया तो कश्मीर हमारे हाथों से जाता है, उनको सारा पता। और डफर इधर बैठे हैं पाकिस्तानी, उनको पता है हमारे दिमागों के साथ खेलना है, उनको पता है जज्बाती लोग बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि तालीम क्या है, उनको पता है कि बाइलैटरल
मल्टीलैटरल इशू से बाईलैटरल इशू किस तरह बनाना है उनको सारा पता है। वो आपके जज्बात के साथ खेलते हैं और आप जज्बाती हो। मैं ये बात करता हूँ जो इंडियन लॉबी है ना, मेरे तो बात होता है या दिमाग लगाता है। याकूब भाई, इंडियन लॉबी जो है ना पूरे वर्ल्ड में वो मजबूत है, पाकिस्तान की कोई लॉबी नहीं है भाई। वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसकी मानी जाती है। ये ही पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क है और कोई फर्क नहीं है भाई। तो ये कभी भी नहीं होगा कि आजाद कश्मीर में जो है यार वो खुद मान रहे हैं। वो मैं उनके बता तो रहा हूँ, साथ साथ उनके बड़े बड़े जो ये एंकर हैं वो खुद मान रहे हैं कि हमने स्टैंड स्टिल मुआहदा खत्म किया। ये आलोक सर खुद नहीं पहले शुरुआत में कह दिया और भाई खुद ही शुरुआत में नहीं कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान की बेवकूफियों की वजह से हमने लिया। और तो फिर तुम बेईमान लोग हो, अपने गिरबान में झांको। फिर पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये बेईमानी करते हैं या चीटिंग करते हैं। अब खुद ही आप देख लो, आपके व्लॉगर या वीडियो बनाने वाले भाई खुद बता भाई किसी को बुरा लगे या ना लगे, मैंने मेरी बात सुन ले, सच्ची बात है ना, वो मैंने करनी है, करेंगे। मैंने चाहे वो पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया यार तुम आज देख रहे हो ना, ये सबूत तुम आज देख रहे हो। मैंने काफी अर्से रिसर्च इस पर की है, मैंने इनके सारे चैनल्स देखे कि किसी के पास कोई अथॉरिटी सबूत नहीं कि हमने क्यों ये कश्मीर पर कब्जा किया। सिर्फ वजह यह थी राजा हरि सिंह ने सिर्फ डिफेंस के लिए बुलाया था और स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था और उस मुआहदे ने कन्वर्ट किया जो ये आप मुआहदे कर रहे हैं। और इतने बक्सने डफर और जाल लोग मौजूद है जिन्होंने ये जल्दबाजी में बार-बार हमले किए और जिसकी वजह से वो यूएनओ में और ये भाई इनके पास दिमाग है, वो गलती हमारी और इनके पास दिमाग है, वो यूएनओ में उन्होंने वो काम किए जो पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना वो इतनी भाई स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस टॉपिक पर मेरी इतनी सर्च है कि मैं घंटा और भी बोल सकता हूँ। मुझे इनके चैनल्स, इनके बड़े से बड़े सियासतदान का बयान, इनके बड़े से बड़े जो है वो जो स्कॉलर के बयान मेरे पास मौजूद है। मैं पाकिस्तानी तो अभी छेड़े ही नहीं है, पाकिस्तानी को तो मैंने जो सबूत नहीं दिए, पाकिस्तानियों के बारे में तो अभी मैंने बात ही नहीं की। इनके खुद बड़े से बड़े स्कॉलर मानते हैं कि भाई हमने कब्जा किया है, पाकिस्तानी की गलतियों की वजह से किया है। मैं से सवाल इतना उठाना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान की गलतियों का फायदा उठाया है तो क्या फिर आप में ईमान है? क्या आप कश्मीरियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? किसी को बुरा लगे या मैंने काफी अर्से ये मसले पर खामोश था क्योंकि हमारे काफी हो सकता है स्ट्राइक मार दे चैनल पर, हो सकता है चैनल को ना इस तरह कहे ये तो क्या बोल रहे हैं, ये हो रहा है। ये हम चीज माने कि स्टैंड स्टिल मुआहदा खत्म किया गया, राजा हरि सिंह को प्लान के तहत चले, पाकिस्तान की गलती हुई तो क्या फिर रेफरेंडम नहीं होना चाहिए था? आज करवाए रेफरेंडम, पाकिस्तान अपना रेफरेंडम करवाता है, इंडिया वाले अपना रेफरेंडम करवाते हैं दम तो करवा के देखें, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। होगा ही नहीं, दोनों तरफ से नहीं होगा। पाकिस्तान करवाएगा, पाकिस्तान करवाएगा तो ये तो बात इंडिया कभी भी नहीं करवाएगा। इसकी मां मर जाएगी इंडिया का करवाए, इमरान खान रेफरेंडम करवाए। इमरान खान ने हलफ उठाने के बाद ये सबसे पहले बोला था मैं मोदी साहब के साथ बैठ के मिलजुल के बात करना चाहता हूँ और रेफरेंडम भूल जाए। आगे देखो उन्होंने जवाब दिया, प्लेबिसाइट रेफरेंडम नहीं होगा, ना इंडिया करवाएगा। जितने फायदे इंडिया को जम्मू कश्मीर की वादी से मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में आपकी सोच और जितने गिलगित अगर हासिल कर लिया तो जो पाकिस्तान के पास है, मैं एक बात कर रहा हूँ, जितने वो फिर फायदे हासिल होंगे ना वो ये भी हमारी डफर कौम इनको वापस देंगे। गिलगित बल्तिस्तान पर अगर कब्जा होगा तो पाकिस्तान की कमजोरियों और इन्हीं पाकिस्तान की नालायकियों की वजह से होगा जिस तरह पहले हुआ है, फिर ये दोहराया जाएगा। मेरी बात आज लिख लें, आप नहीं ना मान रहे, मेरी पेशन को याद रखिएगा। हमारे इधर से पैदल है, इधर जज्बात ले आते हैं, इधर यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहेंगे जरूर सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।